आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट शैक्षणिक आशीष में। आज का हमारा इंडियन जो है इंडियन पॉलिटी का आज का 13वां क्लास है। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 13वां क्लास है और आज 13वें क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम भारत के महान्यायवादी के बारे में हम आज विधिवत अध्ययन करने जा रहे हैं। आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन से मेन फैक्ट हैं, मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस टॉपिक में, जहाँ से क्वेश्चन हर साल पुटअप होता है। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पर्पस इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वैसे भी महान्यायवादी एग्ज़ाम पर्पस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में। तो यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग जो है इसको सीरियस होकर के इस क्लास को आप लोग पढ़िए और इसको एक नोट्स बना लीजिएगा अपने साथ। जो भी हम यहाँ पे समझाएं आप लोगों को, जो फैक्ट लिखो बोले, जो भी फैक्ट यहाँ पे आप लोगों को बताएं हम उसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिए। ओके, तो आज का हमारा क्लास 13वां क्लास है इंडियन पॉलिटी का, भारतीय राज्य व्यवस्था का इंडियन पॉलिटी का जो है 13वां क्लास है। ओके, 13वां क्लास है और आज के हम इंडियन पॉलिटी में भारत का महान्यायवादी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो भारत का महान्यायवादी ये जो है विधिवेत्ता होते हैं, ठीक है। तो भारत सरकार से संबंधित जो भी विधि से संबंधित समस्याएं होती हैं, तो भारत सरकार जो है इनसे सहायता प्राप्त करता है, ठीक है। मान लीजिए किसी भी मैटर में कोई विधि से संबंधित कोई समस्याएं उत्पन्न होती हैं गवर्नमेंट के सामने, तो एक सलाहकार मतलब सलाह इनसे मांग सकते हैं। तो भारत के महान्यायवादी जो होते हैं विधि से संबंधित सलाह सरकार को देते हैं, ठीक है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति भारत सरकार के सुझाव पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक। तो मंत्रिपरिषद के सुझाव पर राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और महान्यायवादी का मुख्य कार्य है भारत सरकार को विधि से संबंधित समस्याओं में सहायता करना, ठीक है। और भारत के पक्ष मानिए कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आया, तो उस सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित जो भी मैटर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में होते हैं, तो उनसे संबंधित ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पक्ष प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो विधि जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, ये उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार के पक्ष को प्रस्तुत करते हैं, ठीक। तो यानी भारत सरकार की तरफ से ये अपनी बात सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में करते हैं, ठीक है। तो महान्यायवादी का पद एक महत्वपूर्ण पद होता है जो विधि से संबंधित समस्याओं में भारत सरकार को सुझाव देता है और भारत सरकार की तरफ से उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में भारत का पक्ष प्रस्तुत करते हैं। ओके, तो इसको ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अपने कॉपी में प्लीज नोट करिए और यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो इसको नोट करिए। भारत का महान्यायवादी भाग 5 में दिया गया है। भाग 5 में भारत के न्यायवादी से संबंधित प्रावधान संविधान में किए गए हैं, ठीक है। तो भारत का महान्यायवादी किस भाग में है? भाग 5 में भारत के न्यायवादी की व्यवस्था दी गई है, ठीक। और अनुच्छेद 76 संविधान के अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि भारत में एक महान्यायवादी की नियुक्ति होगी जो विधि से संबंधित सलाह गवर्नमेंट को प्रदान करेगी, ठीक है। तो भारत का महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद 76 है। अनुच्छेद 76 में भारत का न्यायवादी के बारे में कहा गया है। ओके, तो भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में दिया गया है। ओके, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, फैक्ट है। ओके, नेक्स्ट है भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। ये भारत सरकार का
सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। यानी कि विधि से संबंधित कोई भी समस्याएं यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को आती है तो महान्यायवादी से सलाह सेंट्रल गवर्नमेंट मांगता है। ठीक है, तो कोई भी जो है विधि से संबंधित, किसी भी कानून से संबंधित कोई भी समस्याएं यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को उत्पन्न होती हैं तो जो है भारत के महान्यायवादी से सलाह प्राप्त करता है और अपना जो है अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए ये हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में महान्यायवादी भारत सरकार का पक्ष प्रस्तुत करता है। ओके, तो यह जो है भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है या विधि से संबंधित सबसे बड़ा अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। ओके, नेक्स्ट, भारत सरकार को विधिक मामले में सलाह देता है। ओके, भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार को यदि विधि से संबंधित कोई भी सलाह मांगना है तो जो है ये भारत के महान्यायवादी से सलाह मांगता है और भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य भी है कि वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी किसी भी विधि से संबंधित कोई भी समस्याएं हों और उससे संबंधित जानकारियां जो है भारत का महान्यायवादी सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रदान करेगा। ओके, नेक्स्ट, ये जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भारत सरकार की प्रतिनिधित्व करता है। भारत का महान्यायवादी ये जो है सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यदि मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी मुकदमा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया जाता है तो उस मुकदमे की सुनवाई चल रही होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए भारत का महान्यायवादी ही नियुक्त होता है। ठीक है, तो भारत का महान्यायवादी किसी भी विधि से संबंधित कोई भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं या फिर कोई भी किसी के द्वारा मान लीजिए मुकदमा कर दिया गया हो भारत सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एक प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो भारत का महान्यायवादी सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ओके, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि नियुक्ति, कार्यकाल एवं अर्हताएं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, इनका कार्यकाल क्या होता है, इनकी अर्हताएं क्या होती हैं। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के सलाह पर, ठीक है, मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हीं व्यक्ति को राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो मंत्रिपरिषद जिसका सुझाव राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद के सुझाव पर ही राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। ओके, तो इसको देख लीजिए, महान्यायवादी के, इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में, महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76(1) में दिया गया है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से रिलेटेड बातें अनुच्छेद 76(1) में कही गई हैं। इसमें कहा गया है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ओके, महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इसका आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी भारत के महान्यायवादी का कोई कार्यकाल नहीं होता है, या जो है जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ही ये अपने पद पर रह सकता है, अपना कार्य कर सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जब भी चाहेगा इनको हटा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तभी तक ये जो है अपने पद पर महान्यायवादी रह सकते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति तभी हटाएगा जब मंत्रिपरिषद उनको सुझाव देगी,
तो यानी कि मंत्रिपरिषद के आदेशानुसार ही जो है राष्ट्रपति इनको हटाएगा। ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है, सरकार को त्यागपत्र देने से महान्यायवादी को भी अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि सरकार किसी भी मतलब उसका बहुमत नहीं है, सरकार गिर जा रही है, ठीक है, सरकार जैसे त्यागपत्र अपना देती है तो उसी समय भारत के महान्यायवादी को भी त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि भारत का महान्यायवादी सरकार का ही सदस्य होता है, सरकार के ही सुझाव पर ही भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। जब सरकार ही नहीं रही तो भारत के महान्यायवादी कैसे रहेंगे? ठीक है, तो मंत्रिपरिषद यदि भंग हो जा रही है, यदि भारत सरकार यदि जो है लोकसभा भंग हो जा रही है, मंत्रिपरिषद अपना त्यागपत्र दे रहा है, तो उस कंडीशन में भारत के महान्यायवादी को भी त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ कहा गया है कि यदि सरकार को त्यागपत्र देने से महान्यायवादी को त्यागपत्र देना पड़ता है, सरकार को त्यागपत्र देने से महान्यायवादी को भी त्यागपत्र देना होता है। यदि सरकार अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करती है तो उसी समय भारत के महान्यायवादी को भी त्यागपत्र देना होता है। क्यों देना होता है, क्या रीजन है? क्योंकि यह सरकार का सदस्य होता है, यानी मंत्रिपरिषद के सुझाव के आधार पे ही राष्ट्रपति महान्यायवादी को नियुक्त करते हैं। ठीक, तो जब सरकार जो है त्यागपत्र प्रस्तुत कर दी तो इनको भी हटना होता है। तो भारत सरकार जो भी सरकार उस समय मतलब सरकार यदि त्यागपत्र देती है, सरकार यदि त्यागपत्र देती है तो भारत की महान्यायवादी को भी त्यागपत्र देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि सरकार के सुझाव पर ही राष्ट्रपति भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। तो इसीलिए यदि सरकार त्यागपत्र प्रस्तुत करती है तो महान्यायवादी को भी त्यागपत्र देना पड़ता है। ओके, तो इसको ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है। भाई राष्ट्रपति ऐसा तो नहीं है किसी व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति नियुक्त कर देगा, उसकी कुछ योग्यताएं होगी, मतलब भारत के महान्यायवादी का कुछ योग्यताएं होगा, उस योग्यता के आधार पर ही किसी व्यक्ति को जो है महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। तो राष्ट्रपति कैसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेगा, क्या योग्यताएं उसकी होंगी, इसके बारे में है, इसको नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। यानी राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। यानी उसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता है, इसको भी आप लोग जान लीजिए यहीं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता है कि वह उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष का न्यायाधीश रहा हो, उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष का न्यायाधीश रहा हो, उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, वह व्यक्ति उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, वही व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा। यानी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष की न्यायाधीश हो, उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता हो, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। तो यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हताएं हैं, ये योग्यताएं हैं। यही योग्यता भारत के महान्यायवादी में होना चाहिए। यानी वही व्यक्ति महान्यायवादी नियुक्त किया जाएगा जिसमें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। ठीक है, तो राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्ति को नियुक्त करेगा महान्यायवादी के रूप में जिसमें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, वही व्यक्ति भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम इसके आगे डिस्कस करेंगे कि महान्यायवादी के क्या कर्तव्य हैं, क्या कार्य हैं, क्या इनकी भूमिका है,
इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तब तक इसको आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, अगला है हमारा भारत की महान्यायवादी का क्या अधिकार है एवं कर्तव्य क्या क्या हैं। ठीक है, तो महान्यायवादी को क्या अधिकार प्राप्त हैं और उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, यानी कौन सा काम जो है महान्यायवादी करता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लीज़ आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट करिए। ओके, तो अनुच्छेद 76(2) में अनुच्छेद 76 के 2 में बात कही गई है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पर भारत सरकार को विधिक सलाह देता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 76(2) में अनुच्छेद 76(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी विषय पे राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पर भारत सरकार को विधिक सलाह देगा। ठीक है, तो महान्यायवादी का कर्तव्य होगा, अनुच्छेद 76(2) में कहा गया है कि महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पर भारत सरकार को विधिक सलाह दे। ठीक है, तो भारत सरकार को जो भी विधिक सलाह की जरूरत होती है, विधि से संबंधित कोई भी सलाह यदि प्राप्त करना होता है, भारत सरकार को विधि से संबंधित कोई सलाह मांगना होता है, तो भारत सरकार जो है महान्यायवादी से सलाह विधि से संबंधित मांग सकता है। ऐसा अनुच्छेद 76(2) में कहा गया है। ठीक है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। तो भारत का महान्यायवादी किसी भी न्यायालय में, चाहे वह उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, सभी न्यायालयों में महान्यायवादी भारत के पक्ष में उपस्थित हो सकता है। भारत सरकार के पक्ष में किसी भी न्यायालय में महान्यायवादी अपना जो विचार प्रस्तुत कर सकता है। ओके, तो महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। किसी भी न्यायालय में, चाहे वो उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, यदि भारत सरकार के खिलाफ कोई भी जो है मामला वहाँ पे उत्पन्न होता है, यानी कोई भी मुकदमा भारत सरकार के खिलाफ उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लंबित होता है, तो उस मुकदमे की सुनवाई उच्चतम या उच्च न्यायालय में किया जाता है। तो भारत सरकार के पक्ष कौन प्रस्तुत करता है? भारत सरकार का पक्ष महान्यायवादी ही प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो महान्यायवादी के द्वारा भारत सरकार के विरुद्ध प्रस्तावित सभी मामलों में भारत सरकार की तरफ से उपस्थित होता है। ठीक है, तो भारत सरकार के विरुद्ध प्रस्तावित सभी मामलों में भारत सरकार का पक्ष प्रस्तुत करता है न्यायालयों में महान्यायवादी। तो महान्यायवादी का कर्तव्य है कि महान्यायवादी भारत सरकार के खिलाफ कोई भी प्रस्तावित मामलों में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके, भारत सरकार के पक्ष में अपना विचार प्रस्तुत करे। ठीक है, तो भारत सरकार के तरफ से वह किसी मुकदमे में अपना जो विचार प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। ठीक, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। नेक्स्ट है हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार के विरुद्ध, यदि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी प्रस्तावित मामला हो, उन सभी मामलों में भारत सरकार की तरफ से उपस्थित होता है। ठीक है, तो भारत सरकार की तरफ से कोई भी प्रस्तावित मामला हो उच्चतम न्यायालय में या उच्च न्यायालय में, भारत सरकार की तरफ से वहाँ उपस्थित महान्यायवादी ही होता है। ठीक है, तो महान्यायवादी भारत सरकार के पक्ष में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय में भारत सरकार के विरुद्ध प्रस्तावित सभी मामलों में उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत का विधिवेत्ता होता है। ठीक है, भारत में विधि से संबंधित मामले का जो सर्वोच्च अधिकारी महान्यायवादी ही होता है। ठीक है, भारत सरकार को कभी भी विधि से संबंधित कोई भी सलाह लेना हो
तो महान्यायवादी सलाह सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। ओके, इसको आप लोग अपने कापी में इसको नोट कर लीजिएगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सभी में भारत सरकार के विरुद्ध प्रस्तावित, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय भारत सरकार के विरुद्ध प्रस्तावित सभी मामलों में भारत सरकार की तरफ से उपस्थित होता है। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 मतलब अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि वह संसद के दोनों सदनों में, अनुच्छेद 78 में, अनुच्छेद 88 में, अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि भारत का महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में यह उपस्थित हो सकता है, अपना विचार दे सकता है। ठीक, महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित होकर अपना विचार दे सकता है। ठीक, उपस्थित हो सकता है, अपना विचार दे सकता है, लेकिन वह मतदान नहीं करेगा। भारत का महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में उपस्थित होगा, अपना विचार देगा, बट अपना मत नहीं देगा। क्यों मत अपना क्यों नहीं देगा? क्योंकि वह न तो लोकसभा का सदस्य है और न ही राज्यसभा का सदस्य है। जब लोकसभा का सदस्य नहीं है, राज्यसभा का भी सदस्य नहीं है, तो उसे मत देने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक, यही बात इसमें 88 में कहा गया है, अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि वह संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है। ठीक है, भारत का महान्यायवादी वह दोनों सदनों में, सदन के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में, वह संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, विचार व्यक्त कर सकता है, मतदान नहीं करता है। ठीक है, तो वह संसद के दोनों सदन में भाग ले सकता है और अपना विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं करेगा, अपना मत नहीं देगा, मतदान नहीं करेगा। मतदान क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वह लोकसभा एवं राज्यसभा का सदस्य नहीं है। जब लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो उसे मत देने का अधिकार, मतदान देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ओके, नेक्स्ट, संसद की संप्रभुता, संसद की संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक या संसद की किसी समिति में बोलने एवं भाग लेने का अधिकार है। यदि संसद के संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है, संसद के संयुक्त बैठक में भाग लेता है, अपना विचार प्रस्तुत करता है, भारत का महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों द्वारा संयुक्त बैठक में भाग लेगा और अपना विचार प्रस्तुत करेगा। ठीक, यह जो है महान्यायवादी को अधिकार प्राप्त है। संसद की संप्रभुता, संसद की संयुक्त बैठक, इसको आप लोग काफी नोट करिएगा। संसद की संयुक्त बैठक या संसद की संयुक्त बैठक या संसद की किसी समिति में बोलने एवं भाग लेने का अधिकार महान्यायवादी को प्राप्त है। ठीक, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। यहाँ एक अपने कॉपी में नोट डालिए और उसमें नोट डालकर लिखिए, नोट डालिए, उसमें लिखिए निजी प्रैक्टिस कर सकता है। भारत का महान्यायवादी किस जब जो है इसको पद से, मतलब अपने पद का त्यागपत्र दे देता है या इसको जो है महान्यायवादी पद से हटा दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तब यह अपने पद को त्यागने के बाद यह क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग प्लीज सीरियस होकर हमारी बातों को सुनिए कि भारत का महान्यायवादी रिटायर होने के बाद निजी प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, तो निजी प्रैक्टिस से इसको रोका नहीं गया है, भारत महान्यायवादी को निजी प्रैक्टिस से रोका नहीं गया है, या निजी प्रैक्टिस रिटायर होने के बाद कर सकता है। क्यों कर सकता है? भारत का महान्यायवादी रिटायर होने के बाद निजी प्रैक्टिस कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि भारत का महान्यायवादी न तो यह जो सरकारी पद होता है और न यह सरकार का सदस्य होता है। ठीक है, तो यह जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। जब राष्ट्रपति इसको हटा देगा तो ये अपने पद से हट जाता है। तो यह भारत सरकार के ये सरकारी नहीं होता है, सरकारी सदस्य नहीं होता है। इसलिए इसको जो है पूरा अधिकार प्राप्त है कि यह जो है रिटायर होने के बाद भी
निजी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ शर्त है। निजी प्रैक्टिस जो करेगा उसमें कुछ शर्त है। क्या शर्त है? जो ये निजी प्रैक्टिस करेगा उसमें भारत सरकार के खिलाफ कोई भी मामला यदि भारत सरकार के खिलाफ हो, उसमें उस मामले की पैरवी जो है भारत महान्यायवादी नहीं करेगा। यानी कोई भी ऐसा मामला जो भारत सरकार के खिलाफ हो, ऐसे मामलों का पैरवी भारत महान्यायवादी नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब एक निजी प्रैक्टिस कर सकता है लेकिन भारत के खिलाफ प्रैक्टिस नहीं करेगा ये। या निजी प्रैक्टिस कर सकता है लेकिन भारत के खिलाफ कोई भी मामला हो उसमें जो है या अपना जो विचार नहीं देगा ये। ठीक है, तो ये अपने आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सब जो है कभी कभार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि भारत सरकार के मतलब एक रिटायर होने के बाद निजी प्रैक्टिस कर सकता है लेकिन भारत सरकार के खिलाफ कोई भी मामला हो उसमें जो है उस मामले की पैरवी भारत का महान्यायवादी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है कि सहायता देने के लिए यानी भारत के महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भारत सरकार कर सकती है, जबकि ऐसा संविधान में प्रावधान नहीं है। संविधान में केवल प्रावधान है भारत के महान्यायवादी का, यानी संविधान में है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में कहा गया है संविधान में, जबकि संविधान में ये बातें नहीं कही गई है। संविधान में सॉलिसिटर एवं 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर का कोई प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, तो भारत सरकार अपने स्वेच्छा से एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति करता है। ठीक, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आज का हमारा जो चैप्टर था भारत का महान्यायवादी था। आज का हमारा जो टॉपिक था इंडियन पॉलिटी में आज का जो हमारा टॉपिक था वो था भारत के महान्यायवादी। आज का हमारा टॉपिक भारत के महान्यायवादी से संबंधित था और आज हम आप लोगों को जो है भारत के महान्यायवादी से संबंधित जो भी फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी फैक्ट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया और कुछ और जो इम्पॉर्टेंट थे वो भी हम यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस किए। तो ये समझ लीजिए कि एग्जाम पर्पज से भारत का महान्यायवादी जो आज का हमारा चैप्टर था, हेडिंग था, जो आज का हमारा टॉपिक था, आज का हमारा जो टॉपिक था भारत का महान्यायवादी, वो बहुत ही एग्जाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट था और भारत के महान्यायवादी से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करिए, इसको जो रिवाइज करिए, याद करिए। ठीक है, तो आज के इस क्लास में जो भी हमने भारत के महान्यायवादी से संबंधित डिस्कस किए हैं, यदि आप लोगों को क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा तो उसका आंसर हमारे इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। और प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देखिए और हमारे इस वीडियो के लिंक को आप शेयर करिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए प्लीज़। तो आप मैक्सिमम अपने दोस्तों के बीच में हमारे इस वीडियो के लिंक को आप शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए और आप कमेंट करिए, लाइक करिए। यदि कोई आपको सुझाव देना हो तो आप अपना सकारात्मक सुझाव कमेंट के माध्यम से प्लीज़ आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू चैप्टर के साथ हम अगले वीडियो क्लास में आप लोगों को जो है पढ़ाएंगे। आज की क्लास में इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।